हेलो फ्रेंड्स, मैं जसदीप सिंह आपके सामने लेकर आया हूं द करंट अफेयर शो 6th। आप सभी को गुड मॉर्निंग। सुबह के 10 बज चुके हैं, आप सबको पता होगा, और सभी जने ऑनलाइन भी आ गए हैं। तो आइए चर्चा करते हैं हमारे इस करंट अफेयर शो 6 की कुछ बातें, कुछ चर्चाएं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने है फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार। किस प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कल से ही रिलेटेड है, 29 अप्रैल से ही रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। किस प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता का 54 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो आप सभी कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दे सकते हैं। मैं आपके सामने ऑप्शन रख रहा हूं। ऑप्शन है देवानंद कोबर, रोनी जॉय रोनी राय। आप सबको पता होगा, पिछली जो स्लाइड थी हमारी, जो पिछली करंट जीके की, उसमें मैंने इन दोनों के बारे में बताया था। थर्ड इरफान खान, और फोर्थ नन ऑफ दीज। तो बताइए किस प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता का 54 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, आप फटाफट इसका जो आंसर है अपनी कमेंट बॉक्स में फटाफट दे दीजिए ताकि मैं इसका आंसर बता सकूं। चलिए मैं बता देता हूं इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है। इरफान खान। कौन है? इरफान खान। आइए हम इरफान खान की फ़ोटो भी देख लेते हैं, कई बच्चों को इरफान खान के बारे में पता नहीं होगा। ये इनकी फ़ोटो है, इरफान खान, ध्यान रखिएगा। अब तो सबको पता लग गया होगा कि इरफान खान कौन है। एक फ़ोटो की चर्चा हम और कर लेते हैं। चलिए देखिए, सबको पता होगा। इसी के ऊपर चर्चा दोबारा से स्टार्ट करते हैं हम कि इरफान खान कौन थे, क्या इनका काम था। चलिए, इरफान खान की सबसे पहले अगर हम बात करें बोर्न डेट, यानी जन्मे कब थे, जन्मे कब थे, तो ध्यान रखना जन्मे कब थे। 1967 के अंदर, 1967 के अंदर उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ध्यान रखिएगा, 1967 के अंदर उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अगर तारीख पूछ लेता है तो तारीख क्या थी? 7 जनवरी। क्या थी? 7 जनवरी। ये ध्यान रखिएगा, 7 जनवरी 1967, यानी कि 67 जिसे बोलते हैं, 1967 को इनका क्या हुआ था? जन्म। और जन्म कहाँ हुआ था अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कहाँ हुआ था? जयपुर में। कहाँ हुआ था? जयपुर में। तो कुछ कुछ बातें सेम सेम हमको पता है कि इरफान खान जो थे 1967 के अंदर ये पैदा हुए थे, 7 जनवरी तारीख थी, और जयपुर में पैदा हुए थे। अगर अपने से पूछ लिया जाता है कि इसकी पत्नी का नाम क्या है, इसकी पत्नी का नाम क्या है, अगर ये पूछ लिया जाए तो पत्नी का नाम जो है इनकी वो है सुटापा। कौन है? सुटापा सिकदर। सुटापा सिकदर, ध्यान रखना। इनकी किसका नाम है? ये पत्नी का नाम है। क्या? इरफान खान की पत्नी का नाम क्या है? सुतापा सिकदर। अगर अपने से पूछ लिया जाए कि इनकी कुछ उपलब्धियां बताइए हमें, इरफान खान की कि उपलब्धियां क्या हैं, तो उपलब्धियों के बारे में थोड़ा सा मैं आपके सामने जान के रखना चाहता हूं कि इनको इनको 2011 के अंदर, मैं आगे आपको एक स्लाइड भी दिखाऊंगा, एक फोटो भी दिखाऊंगा, 2011 के अंदर उस समय हमारे जो राष्ट्रपति थे, इंडिया जो प्रेसिडेंट थे, वो कौन थे? प्रतिभा पाटिल थे। कौन थी? प्रतिभा पाटिल। उनके द्वारा इनको पद्मश्री, कौन सा? पद्मश्री अवार्ड से भी क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। तो मैं इसकी आपको स्लाइड भी दिखाऊंगा आगे। पद्मश्री अवार्ड से भी इन्हें क्या किया था? सम्मानित किया गया था। और अगर बात करें इनके बारे में कि पुरानी कुछ बातें बात करते हैं, तो पुरानी बातों के बारे में, इरफान खान के बारे में थोड़ा सा अपने चर्चा करते हैं। तो आपको सबको पता होगा कि 2004 के अंदर, कब? 2004 के अंदर अगर हम बात करें तो इनको फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक पुरस्कार भी क्या हुआ था? मिला था। कौन सा? फिल्म फेयर, ध्यान रखिएगा, फिल्म फेयर। कौन सा अवार्ड? फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक पुरस्कार भी इन्हें मिला हुआ है, ध्यान रखना। और इन्होंने 30 से ज़्यादा फिल्मों के अंदर क्या किया है? काम किया है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं, ये हॉलीवुड में भी छाए हुए हैं, ये बॉलीवुड में भी छाए हुए हैं। आपको बता दूं, बॉलीवुड में तो सबको पता होगा, हॉलीवुड की भी बात बता देता हूं आपको। हॉलीवुड के अंदर इन्होंने ए माइटी हार्ट, स्लम डॉग मिलीनेयर, ध्यान रखिएगा, लाइफ ऑफ पाई और द अमेजिंग स्पाइडरमैन फिल्मों में भी इन्होंने क्या किया हुआ है? काम किया हुआ है। और आपको बता दूं कि जब
60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2012 के अंदर हुए थे। 2012 के अंदर जब 60 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुए थे तो इरफान खान को फिल्म पान सिंह तोमर, ध्यान रखिएगा, पान सिंह तोमर, मैं लिख देता हूं, पान सिंह तोमर, ध्यान रखिएगा, पान सिंह तोमर, ये लीजिए, पान सिंह तोमर में अभिनय के लिए श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया था। किसका पुरस्कार दिया था? श्रेष्ठ अभिनेता का। तो आई रिपीट, पूरा का पूरा रिपीट कर देता हूं। बोर्न डेट क्या थी? 7 जनवरी 1967 जयपुर के अंदर। डाई डेट आप सबको पता है 29 अप्रैल 29 अप्रैल 2020। पद्मश्री अवार्ड से इन्हें कब सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्वारा? 2011 के अंदर। 2012 के अंदर इनको क्या था? पान सिंह तोमर में अभिनय के लिए क्या मिला था? श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था। फिर उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं 2004 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक पुरस्कार भी किन्हें मिला था? इन्हें ही मिला था। किनको? इरफान खान को। तो आइए इनकी कुछ चीज़ें देखते हैं हम, जहाँ से हमें कुछ नॉलेज मिलेगी। देखिए, ये इनकी फैमिली है और मैं आपको बता दूं इस फैमिली के अंदर इनके साथ 2 बच्चे हैं, ध्यान रखिएगा। ये इनकी फैमिली है। अगर हम थोड़ी चर्चा इस पे भी कर लेते हैं। फैमिली में आपको बताया मैंने, ये कौन है? यस, कौन? इरफान खान। उसके बाद इनकी वाइफ देख लीजिए कहाँ है, आप सबको पता लग रहा होगा, यस, सुतापा सिकदर। और ये इनके क्या हैं? 2 बच्चे हैं। ये इनकी फैमिली है, ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी स्लाइड। तो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। देखिए, मैं आपके लिए ही ये इतना कुछ कर रहा हूँ, आपके लिए ही स्लाइड बना बना कर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इन चीज़ों को माइंड में सेट करना थोड़ा सा क्या रहता है? ईजी रहता है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन और उसके बाद आंसर भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप उन थीम्स के बारे में सीखोगे तो आपको नॉलेज होगी। तो चलते हैं आगे, देखेंगे हम। ये देखिए आपके सामने जो भी अगली जो स्लाइड आ रही है, यस, ये देखिए, दिख रहा होगा आप सभी को। ये कौन है? इरफान खान। प्रतिभा पाटिल, इंडियन प्रेसिडेंट 2011, ध्यान रखिएगा। और ये जो अवार्ड दिया जा रहा है इनको, ये कौन सा अवार्ड है? पद्मश्री अवार्ड, ध्यान रखिए। कौन सा अवार्ड है? पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। चलते हैं आगे। Khan received Padma Shri Award from former Indian President Pratibha Patil in 2011। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आइए आगे चलते हैं हम। आपको एक वीडियो दिखेगी, उस वीडियो में इनकी आखिरी ऑडियो क्लिप है। किनकी? इरफान खान की। और देखिएगा और सोचिएगा कि इन्होंने जो लास्ट में इन्होंने अपने बारे में बताया, ऑडियो क्लिप के बारे में बताया, क्या बताया, तो देखिएगा आप। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान, मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है। लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। कहावत है, when life gives you lemon, you make a lemonade। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा? इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है। और हम सब ने इस फिल्म को उसी पॉजिटिविटी के साथ बनाया है। और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म आपको सिखाएगी, हंसाएगी, रुलाएगी, फिर हंसाएगी शायद। Enjoy the trailer and be kind to each other and watch the film. And yes, wait for me. हाँ जी, तो आपने सबने वीडियो जरूर देखी होगी। तो इस वीडियो में जो भी बताया गया आप सबको नॉलेज मिल गई होगी। तो आइए आगे चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट इसके आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने किस देश से आयातित कोरोना टेस्टिंग किट के प्रयोग करने पर रोक लगा दी है? आई रिपीट द क्वेश्चन, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान
परिषद ने किस देश से आयातित कोरोना टेस्टिंग किट के प्रयोग करने पर रोक लगा दी है? और आप सबको नॉलेज होगी मेरे हिसाब से तो कि किस पर रोक लगाई है। जी हाँ, चाइना पर रोक लगाई है। किस पर रोक लगाई है? चाइना से जो किट आ रही थी उस पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि जो रैपिड टेस्ट हो रहा था उसमें क्या हो रही थी, सही तरीके से नॉलेज नहीं दी जा रही थी उस किट के द्वारा। मैं आपको कुछ कुछ बातें बताऊंगा इस किट के बारे में और एक वीडियो भी दिखाऊंगा कि कैसे कोरोना टेस्ट होता है, कैसे इस किट में से चीज़ों को पता लगाया जाता है कि ये कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। तो आप सबको ये तो पता लग गया कि किस टेस्टिंग किट पर रोक लगा दी गई है। चाइना की किट पर रोक लगा दी गई है, ध्यान रखिएगा। उस किट को मैं भी दिखा देता हूँ आपके सामने। कुछ इस तरह से वो किट है, देख ही लीजिए, क्योंकि आगे वीडियो में भी आएगी। इस तरह की किट है और ये किट पर क्या लगा दी गई है? रोक लगा दी गई है। तो कुछ चर्चा कर लेते हैं हम इसके बारे में ही। तो आप सभी को बता दूं कि सरकार हॉटस्पॉट और क्लस्टर वाले इलाकों में रैपिड टेस्ट के जरिए कोरोना के खिलाफ अभियान को क्या करना चाहता था? मजबूत करना चाहता था। लेकिन इस अहम मुकाम में देश को बहुत बड़ा क्या लग चुका है? एक झटका लग चुका है। क्या लग चुका है? पूरे देश के अंदर रैपिड टेस्ट को एक बार क्या लगा दी गई है? रोक लगा दी गई है। और रोक की वजह क्या है? जो रैपिड टेस्ट के नतीजे हैं वो क्या नहीं आ रहे, सही नहीं आ रहे हैं। यह रैपिड टेस्ट चीन ने कोरोना को लेकर पहले तो पूरी दुनिया में, तो पहले तो क्या बोला था आपको सबको पता होगा, झूठ बोला। और उसके बाद में क्या फैलाई? एक लड़ाई जो थी उस किट में भी हमारी क्या कर दी, उस किट के अंदर भी हमें कमज़ोर बना दिया। तो ध्यान रखिएगा कि जो ये 1,70,000 पीपीई किट, जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट मंगवाई थी भारत ने, उसमें से पहले ही 50,000 किट क्या निकली थी? खराब निकली थी। लेकिन चीन की तरफ से बिल्कुल एक भरोसा दिया गया था हमें कि आगे मैं आपको क्वालिटी उच्च बेहतर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसकी ये वाली किट भी कैसी है? बिल्कुल फर्जी मानी गई। तो आप सबको नॉलेज होगी कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने किस देश से आयातित कोरोना टेस्टिंग किट के प्रयोग करने पर रोक लगा दी है? चाइना पर। तो आपको, तो ध्यान रखिएगा, आपको सबको ये नॉलेज मिल गई होगी। तो हम आगे चलते हैं और आपको एक वीडियो दिखाते हैं। उस वीडियो के जरिए आपको पता लगेगा कि किस तरह से उस किट के द्वारा जांच होती है। तो ठीक है जी, चलते हैं। तो चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। कोरोना से लड़ने के लिए भारत सरकार ने
एशियाई विकास बैंक से कितने डॉलर कर्ज लेने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आई रिपीट क्वेश्चन, कोरोना से लड़ने के लिए भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक से कितने डॉलर कर्ज लेने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन हैं और फटाफट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। 3.5 अरब डॉलर, 2.5 अरब डॉलर, 1.5 अरब डॉलर और 1.7 अरब डॉलर। तो आपके सामने एक ऑप्शंस मैंने रख दिए हैं और आपके सामने एक वो चीज़ आई है जो मैंने आपको कल बताई थी। अगर आपको पता हो, एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक आप सबको पता होगा। यस, कल बताया था एडीबी के बारे में, बताया था ना। एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, इसका फुल नेम क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो आपसे पूछता हूँ कि एडीबी के बारे में मैंने कल क्या क्या बताया था। सबसे पहले तो हम एडीबी की बात कर लेते हैं कि ये एडीबी किस काम आता है। तो आपको बता देता हूँ कि यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, यानी क्षेत्रों के अनुसार इसे क्या किया गया है? बांटा गया है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर, कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और स्थापना क्यों की गई थी मैं वो भी बता देता हूँ। एशियाई देश, आप सबको पता होगा, एशियाई देश के आर्थिक विकास के समानीकरण के लिए इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। यह एक बैंक है, एक इकोनॉमिक बेस बैंक है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना। यह एक इकोनॉमिक बेस बैंक है जो कि क्या करता है? विभिन्न देशों के सदस्यों को, विकसित देशों के सदस्यों को क्या करता है? अपने अंदर सम्मिलित करता है, ध्यान रखना। क्लियर है? तो अब इस बैंक ने क्या किया है? कुछ डॉलर कर्ज लेने के समझौते पर क्या दिए हैं? हस्ताक्षर किए हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं इसी क्वेश्चन को कि कोरोना से लड़ने के लिए भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक से कितने डॉलर कर्ज लेने पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जो इसका रियल आंसर है वो है 1.5 अरब डॉलर। कितने? 1.5 अरब डॉलर, ये ध्यान रखिएगा। 1.5 अरब डॉलर क्या किए गए हैं? यस, ध्यान रखिएगा, हस्ताक्षर किए गए हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर होता क्या है और एडीबी के अंदर कितने सदस्य देश हैं। अगर पूछ लिया जाए कि एडीबी के अंदर कितने सदस्य देश हैं, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 68। कितने देश हैं? 68 देश हैं। आपने देखा होगा इस साइड आपको एक डायग्राम बनकर भी आ गया है, 68 देश इसके अंदर क्या हैं। और अगर पूछ लिया जाता है कि जो ये एडीबी है इसका मतलब मुख्यालय कहाँ है इसका, एडीबी का, कल बताया था मैंने। एडीबी का जो मुख्यालय है वो है कहाँ पर? मनीला। कहाँ पर है? मनीला, ध्यान रखना, मनीला। और ये मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस की राजधानी। किसकी राजधानी है? फिलीपींस की राजधानी, ये ध्यान रखिएगा। फिलीपींस की राजधानी जो है वो कौन है? मनीला। वहाँ पर इसका क्या है? एडीबी का मुख्यालय है। तो अपने को पता है कितने पे हस्ताक्षर किया गया है? 1.5 अरब डॉलर पर। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। कोरोना वायरस आपको पता होगा बहुत भयंकर है। इस महामारी से लड़ने के लिए एडीबी ने भारत को, अगर मैं बात करूं अपने रुपयों के अंदर, वो डॉलर की बात थी, अगर मैं अपने रुपयों की बात करूं तो 12,000 करोड़, ध्यान रखिएगा, कितने करोड़? 12,000 करोड़ रुपयों का क्या दिया है? लोन दिया है, ध्यान रखिएगा। एशियाई विकास बैंक ने यह तक भी कहा है कि इस महामारी से लड़ने में भारत के वह क्या है? साथ में है। और इस लोन का जो इस्तेमाल है वो संक्रमण पर काबू पाने के लिए और इसे फैलने से क्या करने के लिए? रोकने के लिए किया जाएगा। और एक और बात क्या की है कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं एडीबी, ध्यान रखिएगा, ये भी बता देता हूँ आपको मैं, इंपॉर्टेंट है। एडीबी के जो प्रेसिडेंट है, मैं लिख रहा हूँ हिंदी में लिख देता हूँ, यस, मस्त सुगु, ध्यान रखना, मस्त सुगु असाकावा, ये इसके क्या हैं? प्रेसिडेंट है। याद करने थोड़े हार्ड हैं लेकिन कुछ कुछ चीज़ याद रख लीजिए, जैसे मत्स्य याद रख लो तो याद आ जाएगा। मास्त सुगु असाकोवा, ध्यान रखिएगा, ये यहाँ के एडीबी के क्या हैं? प्रेसिडेंट है। और इन्होंने क्या कहा है? बहुत ही अच्छी बात कही है कि वह क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इस अप्रत्याशित चुनौती से निपटने में पूरी तरह से भारत सरकार के क्या हूं मैं? साथ हूं। उन्होंने कहा कि इस बड़े पैकेज का वह एक हिस्सा है, जो जिनकी बात कर रहा है, इस बड़े पैकेज का वह हिस्सा है जो एडीबी सरकार तथा अन्य विकसित देशों के निकट समन्वय में वह आपको क्या करता रहेगा? प्रदान करता रहेगा। और जिस पैकेज का हिस्सा बता रहा था आपको मैं, वो पैकेज है क्विक, ध्यान रखिएगा, मैं लिख देता हूं, क्विक डिसबर्सिंग
क्विक डिसबर्सिंग फंड, यहाँ से एडीबी ने क्या दिया है, पैसा दिया है, हस्ताक्षर दिए हैं, हस्ताक्षर करके बताया है कि हम आपको इतने अरब डॉलर दूंगा। तो आपको सबको पता लग गया होगा कि कितने डॉलर पर हस्ताक्षर किया है, 1.5 करोड़ अरब डॉलर पर, सॉरी 1.5 अरब डॉलर पर क्या किया है, हस्ताक्षर किए हैं। तो आगे चलते हैं, आई होप कि आपको पता लग गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट। और सभी जन आंसर दे रहे हैं, मैं कमेंट बॉक्स में देख भी रहा हूँ। अगर नहीं भी दे रहे तो भी आप अपनी तरफ से जो भी आपका आंसर आपके मन में है वो ज़रूर दीजिए। चलिए ये देखिए, इस तरह से एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और आपको आंसर मैं बता चुका हूँ पहले ही। चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन, ब्रिक्स देशों के समूह ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितना फंड बनाने का समझौता किया है। आई रिपीट क्वेश्चन, ब्रिक्स देशों के समूह ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितना फंड बनाने का समझौता किया है। ऑप्शन है आपके सामने, 13 अरब डॉलर, 15 अरब डॉलर, 12 अरब डॉलर, और लास्ट है कितने, 10 अरब डॉलर। तो उत्तर देने से पहले मैं आपको कुछ ब्रिक्स के बारे में बताता हूँ कि ब्रिक्स क्या चीज़ है, क्योंकि कईयों को नहीं पता होगा कि ब्रिक्स क्या चीज़ है। पहले मैं आपको इसकी एक तस्वीर दिखाता हूँ ब्रिक्स की, उसके बाद आगे चलते हैं हम। ये देखिए, सबको दिख रहा होगा, हाँ जी। ब्रिक्स 5 देशों का एक क्या है, समूह है। पी मतलब ब्राज़ील, ध्यान रखिएगा। आर मतलब रूस यानी रशिया। आई मतलब सब जानते हैं इंडिया। सी मतलब चाइना। और अगर बात करें लास्ट एंड फाइनल कौन होगा, साउथ अफ्रीका। कौन होगा, साउथ अफ्रीका, ध्यान रखिएगा। तो कितने हो गए, 5 हो गए ना, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और कौन, साउथ अफ्रीका। इसके क्या हैं, क्या हैं इसके सदस्य हैं, 5, ध्यान रखिएगा। साउथ अफ्रीका को बाद में जोड़ा गया है, पहले ब्रिक ही था। पहले किस नाम से जानते थे, ब्रिक। अब अगर मैं आपसे बात करता हूं, सबसे पहले इसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा। चलो आंसर आपको पहले मैं आंसर दिखा देता हूं पहले मैं आपको, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे हम। इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है, 15 अरब डॉलर। कितने, 15 अरब डॉलर। तो मैं अब जो चर्चा करने जा रहा हूं वो देखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। यस, ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। दिख रहा होगा सभी को, 5 जने खड़े हैं। फर्स्ट नंबर पर जो व्यक्ति खड़े हैं वो कौन है, आपको सबको पता है, शी जिनपिंग है। सेकंड नंबर पर कौन है, व्लादिमीर पुतिन है। और सबको पता होगा जो शी जिनपिंग है वह किसके राष्ट्रपति हैं, यस, चीन के, ध्यान रखिएगा। और व्लादिमीर पुतिन किनके हैं, रूस के हैं। कहाँ के हैं, रूस के। इनका नाम मैं लिख नहीं पाया हूँ क्योंकि जगह नहीं थी, लेकिन बता देता हूँ। यह कौन है, यह है राष्ट्रपति किसके, ब्राज़ील के। किसके हैं, ब्राज़ील के। और ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन है, जायर बोलोनसोरो। कौन है, बोलोनसोरो, जायर बोलोनसोरो, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इन्हें तो कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, कौन, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आप सबको पता होगा। तो 5 नंबर पर कौन है, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, कौन, जैकब जुमा। ये 2019 की तस्वीर है, जब 11वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था। कब, यह जो सम्मेलन था 2019 में हुआ था। कहाँ हुआ था, 2019 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ध्यान रखिएगा, इसमें क्या था, इसका जो आयोजन हुआ था वो ब्राज़ील की राजधानी ब्रुसेलिया में हुआ था। कहाँ हुआ था, ब्रुसेलिया में, ध्यान रखना। 13 और 14 नवंबर 2019 को हुआ था। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन ये बन के आता है कि 11वें ब्रिक्स सम्मेलन की जो मुख्य थीम थी वो क्या थी। तो वो मुख्य थीम जो थी वो आपके सामने आ गई होगी, यस, इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर, ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर, ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि ब्रिक्स क्या होता है, और ब्रिक्स ने क्या किया है, हस्ताक्षर यानी समझौता किया है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, उसका आंसर पहले ही दिख चुका है आपको, मेरे को लगता है, हाँ जी। क्वेश्चन है आपके सामने, किसे सूचना व प्रसारण मंत्रालय विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन है, किसे सूचना व प्रसारण मंत्रालय विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। आपके सामने ऑप्शन है, राजेश भूषण, रवि मित्तल, दीपांकर दत्ता, और 4th नंबर पर कौन है, अमित खरे। और आपके सामने आंसर भी लिखा हुआ आ गया था पहले ही, अमित खरे कौन है, आपको दिखा देता हूं, ये है अमित खरे, ध्यान रखिएगा।
अब हम इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। चलिए देखिएगा। हाँ जी, 27 अप्रैल, ध्यान रखिएगा, इस तारीख को याद रखिएगा। कौन सी तारीख? 27 अप्रैल 2020, ध्यान रखिएगा। ये तब की बात बता रहा हूँ, इन्हें नियुक्त किया गया है। अमित खरे की अगर मैं बात करता हूँ आपके सामने, तो ये 1985 आईएएस अधिकारी हैं, ध्यान रखना। 1985 बैच के क्या हैं? आईएएस अधिकारी हैं। इनको सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव के रूप में दूसरी बार पद ग्रहण, कितनी बार? दूसरी बार, ध्यान रखिएगा, दूसरी बार पदभार ग्रहण करने का क्या मिला है? मौका मिला है। अगर मैं बात करूं अमित खरे की, तो मई 2018 में भी, 2018 में भी पहली बार सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव की नियुक्ति इन्होंने की थी। जब वो हटे थे तो 2019 दिसंबर के अंदर कौन आए थे? रवि मित्तल। कौन आए थे? रवि मित्तल। यानी इन्होंने रवि मित्तल का ही क्या लिया है? स्थान लिया है। तो ध्यान रखिएगा, रवि मित्तल की जगह पर अब ये वापस आ गए हैं, और उस समय रवि मित्तल ने इनका क्या लिया था? स्थान लिया था। तो अमित खरे के बारे में इतनी ही न्यूज़ अपने लिए बहुत है। लेकिन ये जो 3 नाम है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी वर्तमान से ही लिए गए हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूं मैं राजेश भूषण जी से। कहाँ से? राजेश भूषण जी, राजेश भूषण जी से। तो देखिएगा, सबसे पहले राजेश भूषण जी जो हैं, यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव स्तर पर विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा, राजेश भूषण जी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव स्तर पर विशेष कार्य अधिकारी के रूप में क्या हुए हैं? नियुक्त हुए हैं। आप लिख सकते हो अपनी नोटबुक में, फटाफट लिख लीजिए अपनी नोटबुक। जब भी मैं करंट जीके की शुरुआत किया करूं तो नोटबुक अपने पास रखा कीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिखी नहीं जाती हैं, उसको आप लिख सकते हो, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, रवि मित्तल की बात कर लेते हैं कि रवि मित्तल जी कौन है। यह खेल और युवा मामलों के नए सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं, ध्यान रखना, खेल और युवा मामलों के रूप में। दीपांकर दत्ता मुंबई हाई कोर्ट के क्या बने हैं? नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। दीपांकर दत्ता कौन है? मुंबई हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो आई होप कि आपको ये पता लग गया होगा इन तीनों के बारे में। राजेश भूषण जी कौन है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ध्यान रखना, वहाँ के सचिव हैं। खेल और युवा मामलों के नए सचिव कौन है? रवि मित्तल। और लास्ट एंड फाइनल, मुंबई हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है? दीपांकर दत्ता। तो आई होप कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा ये चीज़। नेक्स्ट थीम की तरफ चलते हैं। आइए, हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन, आज एक नहीं, आज 3 क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, ध्यान रखिएगा लास्ट में। 6 नंबर क्वेश्चन, किस चिकित्सा विश्वविद्यालय को कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल माना गया है? रिपीट क्वेश्चन कर रहा हूं, किस चिकित्सा विश्वविद्यालय को, ध्यान रखिएगा, किस चिकित्सा विश्वविद्यालय को कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल माना गया है? तो बता दीजिए फटाफट। और हाँ, सबसे पहले आंसर देने से पहले सभी जने कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर। मैं तब तक आपको बता दूं कि ये प्लाज्मा थेरेपी क्या है, क्या चीज़ है प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी क्या है? एक प्लाज्मा थेरेपी के तहत ठीक हो चुके लोगों के प्लाज्मा मतलब होता है रक्त, ध्यान रखिएगा, रक्त। प्लाज्मा थेरेपी के तहत ठीक हो चुके लोगों के प्लाज्मा को मरीजों से ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है। ट्रांसफ्यूज़न का मतलब होता है निकाला जाता है वहाँ से उस रक्त को जो सही होता है। थेरेपी में एंटीबॉडी का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? एंटीबॉडी। जो आपको पता होगा, आपके रक्त में एंटीबॉडी जो होते हैं वो दूसरे वायरस के साथ पहले क्या करते हैं? लड़ते हैं, आपको ध्यान होगा। और एंटीबॉडी जो होते हैं वो अगर प्रतिरक्षा करेंगे तभी आपका जो रक्त है वो क्या रहेगा? सही रहेगा। तो आप सबको नॉलेज होगी। तो एंटीबॉडी का इस्तेमाल किया जाता है जो किसी वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ शरीर में क्या होता है? बनता है। यानी ये ऑटोमेटिकली उत्पन्न होते नहीं है, ऑटोमेटिकली उत्पन्न होते हैं किसी वायरस को क्या करने के लिए? खत्म करने के लिए। जैसा कि मैं आपको बता दूं, हमारा जो ये जो वायरस की बात चल रही है अभी, वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, ध्यान रख लेना, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। उस मटेरियल अगर मान लीजिए वो किसी व्यक्ति के अंदर जेनेटिक मटेरियल है तो यही एंटीबॉडी अपनी तरफ से सेना इकट्ठी करता है ताकि उस वायरस से क्या कर सके? लड़ सके। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर बैक्टीरिया के खिलाफ शरीर में क्या होता है? यह बनता है, ध्यान रखिएगा, यह वायरस जो है।
ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि यह एंटीबॉडी ठीक हो चुके मरीजों के शरीर से निकालकर बीमार शरीर में क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है। मरीज पर एंटीबॉडी का असर होने पर वायरस क्या हो जाता है, कमज़ोर होने लग जाता है। इसके बाद मरीज के ठीक होने की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी आपने पीछे एक वर्ड अभी आया था कि चीन ने मतलब चीन की किट को बंद कर दिया गया है। तो आपको बता दूं कि ये जो पीसीआर है, मैंने बताया था आपको, सबको नॉलेज होगी पीसीआर के बारे में। यस, पॉलीमरी चैन रिएक्शन टेस्ट, सबको पता होगा, पहले बताया था मैंने पिछली बार। पॉलीमरी चैन रिएक्शन टेस्ट, इसका जो नया नाम रखा गया है वो क्या नाम रखा गया है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये आरटी क्यों लगाया गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्यों लगाया गया, क्योंकि हम हमेशा क्या करते थे, डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करते थे। अभी डीएनए आरएनए में पूरा नहीं बता पाऊंगा, इतना नॉलेज होगी आपको। डीएनए को आरएनए में जो कन्वर्ट करते थे उसको तो हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ध्यान रखना, डीएनए को आरएनए में बदलने वाली स्थिति को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन ये डीएनए जो होता है अक्सर हर वायरस में पाया जाता है। जो वायरस आपके शरीर में होता है वो अक्सर वहाँ डीएनए ही टेस्ट किया जाता है। लेकिन जो ये कोरोना वायरस है, ये जो कोविड है, ये जो कोरोना वायरस है, ये कुछ अलग प्रकार का है। इसमें ये कहता है कि मेरा आधार कार्ड नहीं है, मेरा क्या है, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है। यानी ये अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस को साथ में लेकर चलता है, ध्यान रखिएगा। अब क्या था कि अपनी जो सरकार के पास थी, जितनी भी मशीनें थी वो डीएनए को टेस्ट करने वाली थी, लेकिन आरएनए को टेस्ट उसको तो चेक करने वाली थी नहीं। तो इसलिए सरकार ने क्या किया, पहले तो आरएनए से किस में कन्वर्ट किया जाएगा, डीएनए में कन्वर्ट किया जाएगा। उस चीज़ को, आरएनए को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, डीएनए में कन्वर्ट किया जाएगा, और फिर वही स्थिति यूज़ की जाएगी जो पहले करते आए हैं। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करने को ही क्या बोला जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। तो आई होप कि आपको ये बात पता लगी होगी। तो ये जो प्लाज्मा थेरेपी है, ये एक एंटीबॉडी ठीक हो चुके मरीज के शरीर से निकालकर बीमार शरीर में डाल दिया जाता है, जिससे मरीज पर एंटीबॉडी का असर होने पर वायरस क्या हो जाता है, कमज़ोर होने लगता है, और इसके बाद मरीज के ठीक होने की संभावना भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये है प्लाज्मा थेरेपी। तो आइए आगे चर्चा करते हैं हम। तो आपके सामने ऑप्शन है एजीएमयू, केजीएमयू, जीएसएमयू और टीएसएमयू। तो मेडिकल यूनिवर्सिटीज आप सबको पता है लास्ट में लगाए हुआ है एजी, केजी, जीएस और टीएस। तो इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही इसका आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, यस, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, केजीएमयू। कौन सा होगा, केजीएमयू, ध्यान रखिएगा, केजीएमयू, यस, केजीएमयू। तो आपको बता दूं कि यह लखनऊ का, कहाँ का है, ये लखनऊ का है, ध्यान रखने का, ये ध्यान रखिएगा। लखनऊ का किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय कोविड-19 इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी सफलतापूर्वक शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन चुका है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या किया गया है, 58 वर्षीय डॉक्टर उत्तर प्रदेश में पहले कोरोना वायरस मरीज थे जिन्हें प्रायोगिक उपचार के रूप में प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी। और अगर आपको बता दूं, इस प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 रोगियों पर की जा एक प्रायोगिक प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा। कैसी प्रक्रिया है, एक प्रायोगिक प्रक्रिया है, सिर्फ प्रयोग किया जा रहा है, जो कि कुछ हद तक बिल्कुल क्या पाया गया है, सही पाया गया है, ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए, अब यहाँ पर लखनऊ की बात आई है तो उत्तर प्रदेश की बात भी आनी चाहिए, क्योंकि लखनऊ उत्तर प्रदेश में ही है। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, यस, कौन है, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, यस, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, कमेंट नहीं आया है, हाँ जी, योगी आदित्यनाथ। कौन है, योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है, यस, आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। तो आई होप कि आपको 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में पता लग गया होगा। नेक्स्ट थीम की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, और आपके सामने ये प्लाज्मा थेरेपी है, आपने देख लिया होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च एजेंसी ने भारत की जीडीपी ग्रोथ को घटाकर कितना कर दिया है। आपको सब पता होगा, ये 3-3 महीने के पीरियड में निकलती है जीडीपी ग्रोथ रेट। लेकिन अगर आपको बता दूं कि ये इस बार कमी कर दी गई है इस ग्रोथ रेट के अंदर, तो क्या कमी की गई अभी देखते हैं ऑप्शन के साथ।
यस 1.9%, 2.9%, 3.6% और 0.9%। तो फटाफट बता दीजिए कितना आंसर है। यस हाँ जी 1.9%। कितनी है? 1.9%। ये ध्यान रखिएगा कितनी कर दी गई है? 1.9%। चलिए अगर मैं आपको बात करूं कि क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसी है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, ध्यान रखिएगा, अपनी ताज़ा रिपोर्ट में यह बताती है कि वित्तीय वर्ष 2021 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद ग्रोथ को घटाकर कितना कर दिया गया है? 1.9% कर दिया गया है। और ध्यान रख लेगा कि इससे पहले जो रेटिंग एजेंसी थी इसने मार्च 2020 के अंदर, कितने में? मार्च 2020 के अंदर वित्तीय वर्ष 2021 की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान बताया था? 3.6% रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन अब कितनी है? 1.9% कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। और यह कितने महीने बाद? 3 महीने बाद इसको निकाला जाता है। आपको बता दूं कि जो ये ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ये क्या होता है? यह होता है कि किसी भी देश की आर्थिक सेहत को मापने का यह एक क्या है? पैमाना है कि उस देश के अंदर कितना उत्पादन हो रहा है, चाहे वो उत्पादन किससे रिलेटेड हो, चाहे वो उत्पादन कृषि से रिलेटेड हो, चाहे वह उत्पादन उद्योग से रिलेटेड हो, चाहे वह उत्पादन सेवा से रिलेटेड हो। उन सब का एक औसत स्तर बताया जाता है कि बढ़ रहा है या घट रहा है। तो आप सबको नॉलेज होगी कि कोरोना की वजह से सब कुछ रुका हुआ है, इस कारण हमारी जो जीडीपी है वो 1.9% पर आ गई है, ये ध्यान रखिएगा। और आपको पता है कि जीडीपी जो है यह प्रत्येक तिमाही में ज्ञात की जाती है। तो आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि जीडीपी क्या है। तो हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए, और आपको पता होगा इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, ये बता चुका हूं मैं। यस क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पिच ब्लैक, पिच ब्लैक 2020 किन दो देशों के बीच होने वाले मुख्य बहुपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास है जिसे रद्द करने का फैसला किया गया है? आई रिपीट द क्वेश्चन। पिच ब्लैक 2020 किन दो देशों के बीच होने वाले मुख्य बहुपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास है जिसे रद्द करने का फैसला किया गया है? और आप सबको ध्यान होगा रद्द करने का फैसला सिर्फ एक ही कंडीशन में लिया गया है, वो है कोविड, कोरोना। ये देख लीजिए, ये है वायु युद्ध अभ्यास। पिच ब्लैक 2020 किन के बीच में है? तो आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, यस कमेंट बॉक्स में देख लिया है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। कौन है? इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिएगा यह पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने यह निर्णय कोविड-19 के विश्वव्यापी महामारी के वर्तमान प्रभावों के कारण लिया है, ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, राफ, RAAF, ध्यान रखिएगा, राफ, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के प्रमुख मेग हुपफील्ड, नाम लिख देता हूं, मेग हुपफील्ड, ये व्यक्ति है कौन? जो प्रमुख है यहाँ के, मेग हुपफील्ड, ध्यान रखिएगा, ने भारतीय वायुसेना IAF के एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया को पत्र लिखकर इसे रद्द करने की क्या दी गई थी? जानकारी दी गई थी। तो आपको पता लग गया होगा पिच ब्लैक 2020 किन दो देशों से संबंधित है? इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा, बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट जॉन मॉरिसन, स्कॉट जॉन मॉरिसन। और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? यस डॉलर। कौन है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो आई होप कि आपके लिए बहुत होगा इतना इसके लिए। नेक्स्ट पर चलते हैं हम, हमारा अगला क्वेश्चन आज का 9th नंबर क्वेश्चन। हाल ही में ओडिया के जाने माने नाटककार और लेखक जिनका निधन हो गया है उनका नाम बताइए। यस फटाफट, हाल ही में ओडिया के जाने माने नाटककार और लेखक जिनका निधन हो गया है उनका नाम बताइए। तो आपको बता दूं मैं, वो आपके सामने आ गई होगी फोटो, विजय मिश्रा। कौन है? विजय मिश्रा, ध्यान रखिएगा कौन है? विजय मिश्रा। तो बता दी इनके बारे में आपको, विजय मिश्रा के बारे में लिखने वाली चीज़ नहीं है ये, ध्यान रखिएगा, सिर्फ सुनना।
उन्होंने लगभग 60 नाटकों, ध्यान रखिएगा कितने नाटकों, 60 नाटकों, 55 फिल्मों और 7 टीवी धारावाहिकों की लेखन किया गया है। उनकी जो कथाएं थी उनका क्या किया गया था, लेखन किया गया था। उन्हें ओडिशा साहित्य अकादमी से भी क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए, जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बता देता हूँ मैं आपको, जो पूछ सकता है कि इनको 2013 में इनकी पुस्तक थी बान प्रस्थ। कौन सी पुस्तक थी, बान प्रस्थ के लिए केंद्र संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, कौन सी, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके लिए ही है अब आगे आने वाले क्वेश्चंस। हाँ, एक बात और, एक इसके ऊपर चर्चा करनी रह गई हमारे से, क्योंकि इनका निधन भी हुआ है अभी फिलहाल वर्तमान में। पूर्व नासा प्रमुख जेम्स एम बेग्स का निधन। जो पूर्व के नासा प्रमुख थे इनका भी क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। और इनका जो निधन हुआ है वो 94 ईयर की एज में हुआ है, 94 ईयर एज में हुआ है। अगर आपको बता दूं नासा की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ध्यान रखिएगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ध्यान रखिएगा। और अगर पूछ लिया जाए कि यह कौन थे, तो यह उनके छठे प्रशासक थे। कौन थे, छठे, 6 नंबर पर थे। उनको जुलाई 1981 से लेकर दिसंबर 1985 तक एजेंसी के शीर्ष पदों पर भी उन्होंने क्या किया है, काम किया था। अगर बात कर लेते हैं कि इन्होंने और क्या किया, तो नासा के बेग्स के कार्यकाल के दौरान 20 अंतरिक्ष यान मिशन सफलतापूर्वक पूरे किए गए थे। ध्यान रखिएगा, लेकिन इनकी अब क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। आपसे पूछ लिया जाए कि नासा के अब वर्तमान में प्रशासक कौन है, तो लिख देता हूं मैं आपके लिए, जो नासा के वर्तमान जो प्रशासक हैं वो कौन है, तो वो हैं जी जिम ब्रिडेन, जिम ब्रिडेन स्टाइन, जिम ब्रिडेन स्टाइन, ध्यान रखिएगा। और नासा का मुख्यालय कहाँ है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका, वाशिंगटन डीसी। आप सबको पता होगा वाशिंगटन में, कहाँ पर है, वाशिंगटन। ये सब बातें मैं आपको पिछली जितनी भी स्लाइड्स गई हुई हैं, पिछली करंट जीके फर्स्ट सेकंड थर्ड, वहाँ बता चुका हूँ। तो आई होप कि आपको पता लग गया होगा। पूर्व नासा प्रमुख जेम्स एम बेग्स का निधन हुआ था 94 साल की उम्र में। 1981 से लेकर 1985 तक ये शीर्ष पदों पर इन्होंने काम किया है। नासा के जो प्रशासक है अभी वर्तमान में वो कौन है, जिम ब्रिडेन स्टाइन है। और नासा का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। तो चलिए अगला क्वेश्चन और हमारा आखिरी क्वेश्चन, और उसके बाद में 3 वो क्वेश्चन जिनका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है, इसका भी आप ही दीजिएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस खिलाड़ी पर सभी फॉर्मेट के लिए 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस खिलाड़ी पर सभी फॉर्मेट के लिए 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। यस, कमेंट बॉक्स फटाफट दीजिए अपना आंसर, किसने प्रतिबंध लगाया है। यस, देख रहा हूं मैं कमेंट नहीं पहुंचा अभी तक मेरे पास। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस खिलाड़ी पर सभी फॉर्मेट के लिए 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए मैं ही बता देता हूं आपको आंसर, पर उससे पहले 11वां नंबर क्वेश्चन और देख लीजिए। इंग्लिश काउंटी टीम यॉर्कशायर क्रिकेट क्लब ने कोरोना वायरस के कारण किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी का करार रद्द कर दिया है। यस, कमेंट बॉक्स फटाफट दीजिए अपने आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन। भारत से राष्ट्रीय महासंघ की फीस न भरने के कारण किस चैंपियनशिप की मेजबानी छीन ली गई है। भारत से राष्ट्रीय महासंघ की फीस न भरने के कारण किस चैंपियनशिप की मेजबानी छीन ली गई है। 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, तीनों के आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट दीजिए। यस, चलिए पहले का आंसर मैं आपको बता रहा हूं, यह रहा आपके सामने, उमर अकमल। ध्यान रख लीजिएगा,
पीसीएल के दौरान ऐसा प्रतिबंध लगाया था, सभी फॉर्मेट के दौरान? क्योंकि इन्होंने क्या किया था? यस, चलिए 11th क्वेश्चन, रविचंद्र अश्विन, ध्यान रखिएगा 11th क्वेश्चन का आंसर। और 12th क्वेश्चन का जो आंसर है वो है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021। भारत में राष्ट्रीय महासंघ की फीस न भरने के कारण किस चैंपियनशिप की मेजबानी छीन ली गई है? विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021। तो आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। जितने भी क्वेश्चंस मैं लेकर आता हूँ वो करंट जीके के हैं, और अभी वर्तमान में करंट जीके की ही स्लाइड चल रही है। और अगर आपको मैं बताऊं कि डाटा सफिशिएंसी का जो अपना 5th पार्ट है उसको आने की देरी इसलिए हो रही है क्योंकि किसी कारणवश उस स्लाइड में दिक्कत हो गई थी, इसलिए मुझे वो पूरी स्लाइड वापस से बनानी पड़ रही है। और वो जो अगली जो स्लाइड हमारी जो अगला डाटा सफिशिएंसी है वो है भी सीटिंग अरेंजमेंट पर। और आपको सबको पता है कि सीटिंग अरेंजमेंट जो टॉपिक है उसको बनाना, उसके क्वेश्चंस को सेट करना बहुत ज़्यादा क्या रहता है, हार्ड रहता है। तो हो सकता है कि उसको बनाने में मुझे अभी 1-2 दिन और लग जाएं, क्योंकि उसमें टाइम मैंने पहले ही बहुत दिया था और अब वापस देना पड़ेगा। किसी कारणवश हुआ है, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण यूट्यूब पर वो फाइल क्रैश हो गई और ऑटोमेटिकली उसमें क्या आ गया, वायरस आ गया, जिस कारण से वो मेरे पास भी उसकी हार्ड कॉपी नहीं रही। तो वो तैयार हो रही है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ उसको लेट होने के कारण। इसलिए मैं डेली करंट जीके अब डेली ही लेके आ रहा हूँ, और 10 बजे का आपका लाइव का सेशन रहता है प्रीमियर का। तो ध्यान रखिएगा, आपने ज्वाइन करना है और जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको पूछता हूँ उसका पहले आंसर कमेंट बॉक्स में दिया कीजिए। और शुक्रवार के लिए तैयार हो जाइए, आपका 100 क्वेश्चन का जो टेस्ट टेलीग्राम पर मिलने वाला है उसमें आपको मैं बता चुका हूँ 25 क्वेश्चन जीके के आएंगे, 25 क्वेश्चन आपकी रीजनिंग के आएंगे, 25 मैथ्स के आएंगे और 25 आपकी हिंदी से रिलेटेड आएंगे, ध्यान रखिएगा। और जो 25 क्वेश्चन जीके के हैं वो करंट जीके से रिलेटेड भी हो सकते हैं और कुछ अन्य चीज़ों से रिलेटेड भी हो सकते हैं। और एक छोटी सी पहल मैं और करने जा रहा हूँ कि आने वाले समय के अंदर विदिन 2 या 3 डेज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो ये 10 क्वेश्चंस का आपका जीके का सेट है, इसमें 5 क्वेश्चन तो आपको हमारे सेंट्रल से रिलेटेड मिलेंगे, आपको इंडिया से रिलेटेड मिलेंगे, और 5 क्वेश्चन आपको राजस्थान से रिलेटेड मिलेंगे करंट जीके से। क्योंकि राजस्थान करंट का भी होता है, वो मैं डाल नहीं पाता इसके अंदर, इसलिए 5 क्वेश्चन इंडिया से रिलेटेड और 5 क्वेश्चन किससे रिलेटेड, राजस्थान से रिलेटेड आपको मिलते रहेंगे। और प्लस में आपको पता होगा कि मैं दिन के जितने भी क्वेश्चंस जीके के होते हैं मैं आपको पीडीएफ के रूप में या फिर एक क्विज के रूप में टेलीग्राम लिंक पर भेजता रहता हूं, जिसके आंसर आपके पास हाथों हाथ आ जाते हैं आप जैसे आंसर क्लिक करते हो। तो आई होप कि आपको टेलीग्राम लिंक अच्छा लग रहा हो, लेकिन ध्यान रखिएगा जिनको अच्छा लगेगा, और हर बार मैं वीडियोस में कुछ ना कुछ नया लेकर आता रहूँगा। तो आई होप कि जो मैं इस प्रक्रिया को लेकर चल रहा हूँ विद स्लाइड के रूप में आपको अच्छी लग रही हूँ। थैंक यू, मिलते हैं कल एक नए सेशन के रूप में और एक नए क्विज के रूप में। थैंक यू।